हाँ जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं फिर से हाजिर हूँ लेकर अपना वर्टिकल, जिसमें हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट की। और जैसा कि आपको पता है कि हम 150 घंटों का नॉन स्टॉप लॉन्गेस्ट लाइव शो यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं, और मुद्दा सिर्फ एक है, हमारा सस्टेनेबिलिटी। अब उसमें मैं आया हूँ यहाँ पर। आज इस सेगमेंट में बात करेंगे हम लोग अर्बन फॉरेस्ट्री के बारे में, और इसके ऊपर अपने जो थॉट्स हैं और जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो सब डिलीवर करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, डॉक्टर सरिता सचदेवा। सरिता मैम के बारे में अगर आपको बताऊं तो मैम है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड डीन रिसर्च ऑफ मानव रचना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। मैम, हम अर्बन फॉरेस्ट्री को थोड़ा समझना चाहेंगे। प्लीज हमें बताइए कि ये अर्बन फॉरेस्ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है और ये शहरों को कैसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है। फॉरेस्ट्री एक ऐसा शब्द है जो हम में से सब जानते हैं जी। फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री दोनों एक ही बात है। और पर्यावरण जो हम लोगों के चारों तरफ होता है वो हमें इस तरह इन्फ्लुएंस करता है कि कई बार हम उसके इम्पोर्टेंस को भूल ही जाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह उठ के अगर एक कप चाय उगते हुए सूरज के सामने बैठ के उस सुबह की जो सुकून होता है उसके सामने अगर हम अपने आप को एक्सपोज करें तो जो शांति मिलती है वो शायद पूरे दिन के किसी भी पहर में नहीं मिलती। So there is a saying that if you start good, you start positive in the morning, you remain positive throughout the day. So that is the importance of what I call environment or Paryavaran, and forestry is a very very vital parameter of environment and ecology. जी। And now if we talk of sustainability एक ऐसा शब्द है जो हमेशा से हमारे साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उसको हमें दोबारा फोकस में इसलिए लाने की ज़रूरत है क्योंकि हमारी लिविंग का जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है पिछले कुछ डेकेड्स में। सो इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए आज कि जो हम आज कर रहे हैं वो हमारे कल आने वाली पीढ़ी को हमें कुछ दे के जाना है, ये नहीं कि हमें वो सब कुछ ख़त्म करके चले जाना है। So that is where sustainability becomes equally important. जी मैम, तो मैम ने जैसा कि बहुत प्यारी सी एक बात बोली कि सुबह जब आप सूरज के सामने बैठकर चाय पी रहे होते हैं, वही मेटाफर है। अगर आप इसको वैसे देखना चाहते हैं तो जब भी हम लोग पहाड़ों में जाते हैं, वादियों में जाते हैं, तो हमें काफ़ी सुकून मिलता है क्योंकि हम नेचर की काफ़ी क्लोज होते हैं। तो अब शहरों में क्योंकि नेचर कम देखने को मिलता है और जहाँ पर ऐसा है वहाँ पर प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हुए हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि शहरों में भी हमें फॉरेस्ट्री की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हम सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, जहाँ पर हम आपको अर्बन फॉरेस्ट्री की इंपॉर्टेंस बता रहे होंगे। तो मैम, अब मैं आपसे कुछ की बेनिफिट्स जानना चाहूँगा अर्बन फॉरेस्ट्री के, जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तीनों फैक्टर्स को कवर करते हुए क्या की बेनिफिट्स हो सकते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री के। अर्बन फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो आजकल काफ़ी अहमियत रखता है। चारों तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, जिसे हमने एक टर्मिनोलॉजी दी है कंक्रीट जंगल्स। सो इन दिस प्रेजेंट डे लाइफ व्हेन देयर आर सो मेनी बिल्डिंग्स टुगेदर, वी हैव टू बी वेरी वेरी thoughtful as to how to bring nature to your drawing rooms. बिल्डिंग्स जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं उन्हें तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि रहने के लिए जगह चाहिए, जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। लेकिन इस रहने के साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जुड़े हुए हैं वो है क्लीन वाटर एंड क्लीन एयर। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच वी रिक्वायर फॉर आवर वेलबींग। वेलबींग एक ऐसा शब्द है जो हर एक के दिल के साथ है। हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, हर कोई डिजीज़ फ्री रहना चाहता है। तो अगर ये हमारी बुनियादी रिक्वायरमेंट है तो फिर हमें ये भी समझना है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ़ कैसे रखना है, हमारे एयर को कैसे शुद्ध रखना है, ताकि वो जो सुबह का एक कप चाय का प्याला है वो हम अच्छे से सुकून से पी सकें। सो अर्बन फॉरेस्ट्री को लेके there are several thought processes
वी कैन डेवलप मिनी फॉरेस्ट, जो मायाकी टेक्नोलॉजी के ऊपर है. मिनी फॉरेस्ट इज समथिंग विच कैन बी द ब्रीदिंग लंग्स ऑफ एनी अर्बन एरिया. So that is where is a community output. किसी एक इंडिविजुअल की ड्यूटी नहीं है कि वो मिनी फॉरेस्ट बनाए. हाँ, कम्युनिटी कैन कम टुगेदर इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एंड क्रिएट अर्बन फॉरेस्ट. नाउ इफ देयर इज अ मिनी फॉरेस्ट, naturally there is a community bonding which helps in a bigger way. When there is a community bonding, then it is something which catalyzes the human nature to do many things together, and not only urban forestry. And then when we have come together, we talk, we discuss our problems, our issues, our everyday issues, and all this together brings about a homogeneous thought process which certainly leads to economic development in terms of sustainability. जी मैम, तो इस तरीके से हम शहरों को और ज़्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं और बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैम ने बताया, दैट इज कॉल्ड मिनी फॉरेस्ट. फरीदाबाद में भी आपको देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी शहरों में इसकी पहल की जा रही है, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि अगर जीवन को बचाना है यहाँ पर तो हमें इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर लानी पड़ेंगी. सो मैम, अब मैं बात करना चाहूँगा अर्बन एनवायरनमेंट की, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो चुकी है और बहुत सारे शहरों में तो इस तरह के आंकड़े देखने को मिलते हैं, इस तरह की रिसर्चेज हमारे सामने आती हैं कि अगर आप सिर्फ इनहेल कर रहे हो वहाँ पर ऑक्सीजन, सो आप अपने लंग्स को डैमेज कर रहे हो. तो इतनी खराब अवस्था है अभी शहरों में देखने को मिलती है. जो किस तरीके से अर्बन फॉरेस्ट्री उस एक अवस्था को चेंज कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंजेस में कितना बड़ा रोल ये प्ले करते हैं. जब हम पेड़ों की बात करते हैं तो हमें ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि साइंटिफिकली हर पेड़, ईच एंड एवरी स्पीशी इज़ अ कंप्लीट इकोसिस्टम इन इटसेल्फ. अगर आप थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करें तो अगर एक पेड़ की तरफ, एक जिसे हम वृक्ष कहते हैं, एक बड़े पेड़ की तरफ देखें तो वो अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, बिकॉज उसमें जितना भी आपका लाइफ फॉर्म्स हैं, कितने लाइफ फॉर्म्स उसके साथ एसोसिएटेड हैं, चाहे वो पक्षी है, चाहे गिलहरी है, चाहे और छोटे एनिमल्स हैं, सब उसके साथ रहते हैं और पूरी हार्मनी में रहते हैं. सो दैट इज़ अ मैसेज विच वी ह्यूमन बींग्स नीड टू इंटरप्रेट, that when a single tree is a complete ecosystem, why can't we also become one with the trees? Especially when all the oxygen which we need to inhale comes from this very source. So there is where the importance of trees lie. And air quality improvement की जहाँ तक बात है, जितने पेड़ होंगे उतना ज़्यादा शुद्ध वातावरण होगा, बट इसके साथ जितना धुआं हम छोड़ रहे हैं वातावरण में उसको भी हमें कंट्रोल करना है. It is not difficult to control these emission levels. And when there are lots of tree, even the suspended particulate matter also reduces down. जी मैम, यहाँ पर एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, एंड दैट इज कार्बन कैप्चरिंग. अब देखिए, जितना ज़्यादा हम स्मार्ट होते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा हमारे गैजेट स्मार्ट होते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा कार्बन एमिशन वहाँ पे बढ़ता जा रहा है. कार्बन एमिशन मतलब वो सिंपल एक गैस जो है वहाँ से निकलती है, वो रिलीज होता है और वो कहीं पर भी रुक जाता है. पेड़ों पर, पत्थरों पर, सड़कों पर वो कार्बन हर जगह पर स्टे करता है. एक पॉइंट के बाद वो पॉल्यूटेंट क्रिएट करता है हमारी हवा के साथ मिलके. तो बहुत ज़रूरी है कार्बन कैप्चर को समझना. कार्बन कैप्चर मतलब वहाँ पर एमिशन तो हो रहा है, लेकिन समथिंग इज देयर जो उसको कैप्चर कर रहा है. अब कार्बन कैप्चर की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या हम टेक्नोलॉजी से ऐसा कुछ बना सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की गई हैं, बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया गया है. इनफैक्ट एयर फिल्टर्स हैं, आपके इंडोर जो एयर फिल्टर्स होते हैं उन तक में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं. लाइक वो डस्ट के पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं, बट वहाँ पर फिर भी कुछ हार्मफुल गैसेस हैं जो वहाँ पर होती हैं आपके एनवायरनमेंट में, जिसको वो कैप्चर नहीं कर सकते हैं. तो उन तमाम चीज़ों को कैप्चर करने के लिए अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी है, और वो हमारे इस दुनिया में आने के पहले से है, एंड वो है मदर नेचर, पेड़ पौधे. क्योंकि इकलौते वही हैं जो उस कार्बन को कैप्चर करते हैं, जो उसको इनहेल करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं. तो एक बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझने बैठेंगे तो इसमें अपने आप में एक पूरा ग्रंथ आप लिख सकते हैं. वो इतना इतना डेप्थ है उस एक चीज में.
क्योंकि उसके बहुत सारे विंग्स हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। लाइक बहुत सारे ट्रीज हैं जो आप इंडोर अगर प्लेस करते हैं तो आपका घर जो है वो पवित्र हो जाता है, एज इन की वहाँ की जो हवा है वो बिल्कुल शुद्ध और साफ हो जाती है। कार्बन एमिशन तो हो रहा है लेकिन अब आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। सो ये एक और चीज है जिससे आप सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं, चाहे आप शहरों की बात करें। इनफैक्ट अभी तो आपको रूरल एरियाज में भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, आपको लगेगा कि यहाँ पर भी चीजें नहीं बची हैं वो सेफ साइड पे जो हम सोचते थे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी वहां पर भी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो चलिए मैम सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे और अर्बन फॉरेस्ट्री की अगर बात करें तो किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करता है इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और शहरों में वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने में। अर्बन फॉरेस्ट्री का एक और पहलू है जो हमारा सोशल फॉरेस्ट्री है, जो आप पेड़ अपने घर के चारों ओर लगाते हैं, आपके गली में जो पेड़ लगे हुए हैं और जो आपकी मेन रोड्स जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उसमें जो आपके पेड़ लगे हुए हैं। मिनी फॉरेस्ट का जिक्र तो मैंने आपसे पहले ही कर दिया, लेकिन इसके अलावा हमारे जितने भी अच्छे छायादार पेड़ हैं उनकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी इन मिनी फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट की है, जिसमें इसमें जो पेड़ लगाए जाएंगे। नाउ यू नो इट इज़ tree is something which leaving apart its importance in oxygen giving or giving shade, it is also important from the fact कि मैं बचपन से एक बात हमेशा सोचती थी कि in the entire rainbow of colors why God has given importance to green color, right? पूरे planet में अगर आप देखें ये वो कलर है जो सबसे ज़्यादा उनकी क्रिएटिविटी में ट्रांसलेट हुआ है। सो इस चीज़ की बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। एक फिलोसोफर इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, एक साइंटिस्ट किसी और तरीके से, एक एनवायरमेंटलिस्ट एंड एन इकोलॉजिस्ट किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। बट आज इसकी अर्बन एरिया में क्यों इतनी ज़रूरत हो गई है, हमारे रूरल एरियाज में भी। वाई ओनली टारगेट अर्बन एरियाज, इवन रूरल एरियाज आर लूजिंग देयर फॉरेस्ट कवर। तो ये फॉरेस्ट कवर जो था यही तो हमारी ज़िंदगी थी, लेकिन इसे हमने क्यों इसकी वैल्यू को हम कम से कम करते चले गए और अपने ज़िंदगी में उन चीज़ों को लाते चले गए जो हमें ही वापस हिट करेंगी। तो इसीलिए जो भी है इससे हमें व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड इज़ दैट यू नीड अ बिहेवियरल चेंज, एंड व्हेन वी कम टू बिहेवियरल चेंज it is very very important to think that in our life sometime it is very important to repurpose the mission of life, and a small change in attitude which includes a little bit of compassion, a small change in the priorities of life and little more of discipline in life can bring a major change, and this is what we all have to do at the individual level. हम लोग जन्मदिन कितने अच्छे से मनाते हैं, एनिवर्सरीज मनाते हैं, अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो क्यों ना इन्हीं सभी ओकेजन्स पे हम एक पेड़ लगाएं और फिर उसकी जिम्मेवारी उठाएं कि जब तक हम सांस ले रहे हैं इस धरती पे उस पेड़ को हम उसी ही कंपैशन और उसी ही प्यार से पालेंगे जैसे हम बाकी सब अपने फैमिली मेंबर्स और फेलो ह्यूमन बींग्स की तरफ सोचते हैं। जी मैम, और जब जब हमें इस धरती पर, इस धरा पे हमें आज जीवन चाहिए, जब जब हम उसका बैलेंस चाहते हैं, तब तब हमें इसी एक रास्ते पर चलना पड़ेगा। चाहे आप रूरल एरियाज की बात करें या आप अर्बन एरियाज की बात करें, अगर वहाँ से मदर नेचर गायब हो जाएगा, वहाँ से हम उन फॉरेस्ट को हटा देंगे तो हमारे पास जो जीवन है उसमें कहीं ना कहीं वो दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी काफी सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, गायब हो गए हैं, अब आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो ऐसा होता है और जब जब ये साइकिल खराब होती है तब तब यहाँ पर धरती पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आती हैं। तो इसको रोकने के लिए हालांकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं, लेकिन अर्बन फॉरेस्ट्री अगेन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर नीचे से ऊपर तक आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। छोटे छोटे इंडोर आउटडोर प्लांट्स जो है वो वहां पर प्लेस करते हैं और वहां पर बिल्डिंग का कोई डिजाइन नजर नहीं आता, वहां पर कुछ भी आपको ऐसा नजर नहीं आता कि क्या स्ट्रक्चर है, कैसे, बस आपको नजर आता है कि एक ऊंचा सा कुछ स्ट्रक्चर है और वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो हम अब उस रास्ते पर चल रहे हैं, बट स्टिल हमारे बीच में कहीं ना कहीं गैप्स है। शायद यहाँ पर अभी और ज्यादा जागरूकता की जरूरत है।
तो मैम अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ ऐसे एग्जांपल्स अगर आप शेयर कर सकें जो हमें ये बताते हों कि सक्सेसफुल अर्बन फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स जो हैं या इनिशिएटिव्स जो हैं लिए गए कहाँ कहाँ पर, किस किस तरीके से उनको सक्सेसफुल बनाया गया। अर्बन फॉरेस्ट्री आप देखें हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट में भी और वैसे भी वर्टिकल गार्डन्स हैव कम अप। जिस तरह से कंक्रीट बिल्डिंग्स एक के ऊपर एक फ्लोर बनती चली गई हैं, उसी तरह से वर्टिकल गार्डन्स का भी कॉन्सेप्ट बराबर में चल रहा है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग that even if you don't have soil and land to your assess, at least you can build a forest in your balcony or on your rooftop. So that is equally important in urban forestry. सुबह उठ के उन्हीं गमलों को देखना, उनको पानी देना, देखना कि कुछ उनकी हेल्थ क्या है, उन प्लांट्स का क्या है। दिस इज अ behavior or a habit which each one of us have to develop who are living in these multi-story buildings. So it is not only about doing this exercise, but it is very important that I will in fact say that the mothers are by default the ecologist and environmentalist, because they are the ones who teach the first lesson of nature to the little baby. Holding the bundle of joy in your arms, you tell कि ये सूरज है, ये चांद है, या ये कौवा है, ये गिलहरी है। So first lesson of nature is taught by the mother. So it is very important that the parents, they teach them what is environment, what is nature, and how we can preserve it. This seeding of thoughts has to come from the parents. और इसमें मुझे एक रेफरेंस याद आता है, हम बात करेंगे यहाँ पर फरीदाबाद के समर्थ खन्ना की। वो जा रहे थे एक बार और सेक्टर्स 15-16 के बीच में एक जगह थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्हें वेस्ट नजर आया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका कुछ किया जाए, क्योंकि देखिए जब आप ऐसी जगहें देखते हैं तो आप साफ साफ स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं वहाँ पर कितनी सारी बीमारियाँ वहाँ पर जन्म लेने वाली हैं, और कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर पड़ी हुई हैं, उनमें ब्लास्ट हो सकता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वो क्रिएट करेंगे, और मानसून सीजन में वही सब चीज़ें बहकर आपके घरों तक आती हैं। तो शहरों के साथ एक और ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो उन्होंने क्या किया, उस एक जगह को साफ करके वहाँ पे एक मिनी फॉरेस्ट क्रिएट कर दिया और उसको एक ऐसी जगह में कन्वर्ट कर दिया कि लोग अब वहाँ पर पिकनिक स्पॉट के तौर पे उसको कंसीडर करते हैं और वीकेंड्स पर आते हैं, अपनी फैमिली के साथ पूरा दिन वहाँ पर गुजारते हैं एंड दे फील गुड, वो उसको एंजॉय करते हैं। तो इस तरह की और चीज़ों की हमें ज़रूरत है एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ विल। आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी एंड अगर आप इनिशिएट करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ वहाँ पर खड़े होते हैं और जो आपके उस एक योगदान में अपना हाथ बटाते हैं। और इन सब चीज़ों की मैं अगेन बता दूं हमें ज़रूरत है, क्योंकि याद रखिएगा कार्बन एमिशन का जो हो रहा है यहाँ पे, जितने भी गैजेट्स यहाँ पर कार्बन का एमिशन कर रहे हैं उनको कैप्चर करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई ऐसी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर कुछ है तो वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फेज में है। आप ये नहीं कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि हाँ 100% कार्बन कैप्चरिंग वहाँ पे हो गई है, और अगर उसको कैप्चर नहीं किया गया तो वही सब चीज़ें आपके लिए जानलेवा साबित हो जाती हैं। आपकी हवा के साथ मिलकर पॉल्यूटेंट्स वहाँ पे क्रिएट करके जब आप उसको इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स को अफेक्ट करती हैं, आपके खाने तक पहुंच जाती हैं वो चीज़ें। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा जहां पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहां पर ज़्यादा गैजेट्स हैं, जहां पर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए और बहुत सारे हमारे पास अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं जिनको हम लेकर आ रहे हैं पावर में, लाइक ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई। बट स्टिल अभी भी कार्बन कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अभी ईवी के लिए तैयार नहीं है, अभी उसको एक्सेप्टेंस में नहीं लाया गया है। अभी वही टिपिकल हमारे पास जो पुराने इंजन्स हुआ करते थे वही है, वही फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करके, और अगर ईवी को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी भी हमारे पास ग्रीन एनर्जी नहीं है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। हम अभी भी 80% ऑफ जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो कोल के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये पूरा एक लूप बना हुआ है, पूरी एक साइकिल बनी हुई है। और अगर इस एक लूप को आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका एक और बहुत सटीक एग्जाम्पल मैं आपको आपके घर का देना चाहूँगा। आप सबके घर में एसी होगा, आप अपने घर जाते हैं, बाहर गर्मी होती है, आप एसी ऑन करते हैं। अब आपका रूम बिल्कुल वहाँ पे ठंडा हो चुका है, लेकिन जैसे आप बाहर निकलेंगे क्योंकि वहाँ पर एसी का जो एग्जॉस्ट है वो वहाँ पर गर्म हवा फेंक रहा है, उसमें से कार्बन एमिशन हो रहा है। आप जाएंगे वहाँ पर वो गर्म हो रहा है तो आपको और गर्मी लगेगी। अब आप नीचे आएंगे तो वापस से आप उसको और टेम्परेचर कम करके चलाएंगे।
अब आप इसको थोड़ा सा स्केल अप करके देखिए कि पूरी दुनिया में कितने बड़े पैमाने पर ये चीज हो रही है, कितने सारे एसी हैं, कितना सारा कार्बन एमिशन वहां पर हो रहा है, और कितने बड़े पैमाने पर ये क्लाइमेटिक चेंजेस में अपना योगदान दे रही है चीजें। ये पूरा एक लूप है। जितना बाहर वो तापमान बढ़ता रहेगा उतना आप उसको अंदर उस तापमान को कम करने की कोशिश करेंगे, और जितना आप कम करेंगे उतने ही प्रेशर से वो उस कार्बन का एमिशन वहां पर करता रहेगा। सोचिए इस लूप के बारे में। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई, हमारे मोबाइल फोन्स, हमारे सिस्टम्स, इनफैक्ट जो आज आप देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, तो इनका इतना सारा जो डाटा स्टोर होता है, जो सर्वर्स हैं, अब सोचिए वहां पर कितने बड़े पैमाने पर कार्बन एमिशन होता होगा। ऐसा नहीं है कंपनीज काम नहीं कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। उनको जो सर्वर्स हैं उनको ओशियंस में रखा गया है ताकि वो कूल डाउन हो सके, और उनका जो कार्बन का एमिशन है वो हवा के साथ मिक्सअप ना हो। जो महासागर है उनमें उनको डाला जा रहा है, बट स्टिल अभी बहुत काम करने की उस एक फील्ड में जरूरत है हम लोगों को। तो इसके लिए अर्बन फॉरेस्ट्री एक बहुत ही सक्सेसफुल इनिशिएटिव हो सकता है अगर हम उसको बढ़ावा देते हैं तो। सो मैम, अब मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा, कुछ ऐसे चैलेंजेस और सॉल्यूशंस के बारे में अगर आप बता पाएं, जब हम बात करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज है, वहां पर अगर हमें अर्बन फॉरेस्ट्री जैसे इनिशिएटिव्स लेने हैं तो क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस आ सकते हैं और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? देखिए, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जो हैं उनमें ऐसा नहीं है कि हम पेड़ पौधे नहीं लगा सकते। अगर हम टॉल ट्रीज नहीं लगा सकते तो हम श्रब्स लगा सकते हैं, which is very much important in these areas. ग्रीन बेल्ट्स तो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में भी मौजूद हैं, तो वो जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको हमें प्रॉपरली डिज़ाइन करना पड़ेगा, और उस डिज़ाइनिंग में ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि मोर ऑफ ऑक्सीजन गिविंग species are planted in those green areas, and then those green areas are not neglected. When I say green belts, ये वो बेल्ट्स हैं जो एक यूनिट बन सकता है ऑक्सीजन गिविंग टू द ह्यूमन काइंड, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कम्युनिटी इन ग्रीन बेल्ट्स को प्रायोरिटी दे और उसको निगलेक्ट ना करें। बहुत हद तक हम इस कल्चर में चले गए हैं कि चाहे वो पेड़ पौधे हैं या हमारे आसपास की लेक्स हैं या पॉन्ड्स हैं, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके बारे में केयर करें। तो हमारा क्या है कि हर टाइम मतलब हम इनको पोल्यूट करते रहें, जैसा मन चाहे वैसा ही चलते रहें, ये तो नहीं हो सकता ना। सो वी हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी समवेयर। इन ग्रीन बेल्ट्स को अगर हम मेंटेन कर सकें, जैसे कि मैं बहुत सारी मेरी इंटरेक्शंस होती हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ। So every sector or every urban area is divided into different wards, and हर ward में एक different RWA है। तो RWA is a community level platform. So if at this platform we take care of that little pocket in which we live, it can make all the difference. So RWAs अपने पॉकेट में जो जहाँ छायादार वृक्ष चाहिए वो वहाँ लगाएं और उनको मेंटेन करें। एंड आजकल जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी में तो और भी आसान हो गया है कि हम उनको टैग कर दें, एंड यू कैन टेक केयर ऑफ दोज प्लांट्स ऑन, बिकॉज our most of our life has got oriented towards our mobiles and internet, so we can always tag that and take care of that plant. And why not build a habit that every day you take your little ones there and look for it कि वो जो पौधा आपने अपने RWA में लगाया है वो कितना बड़ा हुआ है, उसकी हाइट वगैरह नोट करें और उसकी हेल्थ नोट करें। सी अ प्लांट हेल्थ, इट्स अ स्मॉल सैपलिंग इज ऑल्सो लाइक अ बेबी, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ स्मॉल सैपलिंग। सो व्हेन योर चाइल्ड ग्रोज with that growing tree, it will make all the difference in the life of that child, not only that child but also in that pocket. जब इंसान किसी चीज़ से लगाव करता है तो उसका ध्यान भी रखता है और उसकी केयर भी करता है। It is very very human nature. मैम, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने यहाँ पे रेज किया है। प्लांट हेल्थ की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अब जब भी आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं, लाइक एनवायरनमेंट डे आ गया या कुछ ऐसा होने वाला है, कोई ऐसा कैंपेन चल रहा है या किसी ने कुछ इनिशिएट किया है, तो हम सब लोग पेड़ पौधे लगाने निकल जाते हैं, हम लोग प्लांट्स लगा देते हैं।
वो बहुत अच्छी चीज़ है और सबसे पहला इनिशिएटिव वही होता है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसके बाद उसको मेंटेन कर पाते हैं, उसके मेंटेनेंस पे ध्यान दे पाते हैं, उसकी हेल्थ को ट्रैक कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, प्लांट को लगाने का मोटिव क्या है? क्योंकि वो बड़ा होकर एक पेड़ बनेगा और वो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन देगा और वो कार्बन को कैप्चर करेगा, जो कार्बन एमिशन हमारा हो रहा है। तो देखिए, अगर हम उसको ऐसे लगा के छोड़ देंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि अपने आप वो ग्रो कर जाएगा। अगर सही चीज़ें सही टाइम पर उसे मिल गई तो वो ग्रो कर जाएगा, अदरवाइज वो डेड हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि अगर 10 प्लांट आपने लगाए हैं तो उनमें से चांसेस है कि 1 या 2 ही प्लांट जो है वो बड़े होते हैं, 7 से 8 प्लांट जो है वो डेड हो जाते हैं अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो। सो मेंटेनेंस वाला फैक्टर बहुत ज़रूरी है समझना। जब हम बात कर रहे हैं अर्बन फॉरेस्ट्री की, कि हम लोग पेड़ पौधे जो लगा रहे हैं, आप 10 मत लगाइए, आप 1 लगाइए, बट उस 1 प्लांट की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वो आपका प्लांट है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं, जिस तरीके से हम उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं, हर छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं, हर एक स्केड्यूल का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें उस प्लांट का ध्यान रखना चाहिए, उसकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि उसको मोटिव है उसको बड़ा करना, मोटिव है उसको एक पेड़ में कन्वर्ट करना, मोटिव है वहां पर कुछ ऐसा बनाना जो हमें ऑक्सीजन दे सके, जो यहाँ पर लाइफ को ज़्यादा सस्टेनेबल बना सके, जो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सके। तो इसके लिए उसका मेंटेनेंस बहुत 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 ज़रूरी है। सो मैम, अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, मैं कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सिटीजन इन्वॉल्वमेंट की बात करना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री एफर्ट्स की, तो आप प्लीज़ डिस्कस कर सकते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस जो मैं कहूँगा कि सिटीजन इन्वॉल्वमेंट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं उस एक एफर्ट में। आपने जो बात करी एनवायरनमेंट डे की या ऐसे 1 डे सेलिब्रेशंस विच आर एग्जिस्टिंग थ्रू आउट द कैलेंडर, सी द थॉट प्रोसेस इज कि ठीक है, ये डेज मनाने भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारी याददाश्त में बना रहे कि हमें एनवायरनमेंट की देख रेख करनी है, जो कि हमारी फर्स्ट और प्राइमरी ड्यूटी है। बट इन डेज के सेलिब्रेशन के साथ साथ यू नो देर इज समथिंग कॉल्ड एवरी डे. So every human being as an individual has to contribute towards that everyday duties, and then 1+1, the way the chain grows and becomes a community, they have to move forward. फॉरेस्ट्री का मतलब सिर्फ छायादार बड़े वृक्ष नहीं है, फॉरेस्ट्री का मतलब एक ओपिनियन है, एक थॉट प्रोसेस है। और फॉरेस्ट्री हमारे बैकयार्ड में भी हो सकती है, हमारे किचन गार्डन के आसपास भी हो सकती है। सो मुझे याद अच्छे से है कि जब व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, सुबह सुबह बहुत सारी चिड़िया आती थी और उनकी चहचहाट इतनी अच्छी लगती थी, दिल को छूती थी। लेकिन आज I miss them. There is, the chirping of the birds is becoming less and less. The way we used to see the eagles, the way we used to see the crows visiting our house has also reduced. So, the answers we know to these questions, why there has been such kind of a change. So, this at a community level, if you increase vegetation across your RWA or across your city or across your village, it will bring your all these visitors of nature back to the place where you have seen them earlier in your life, or where you understand that they should be. Exactly. और अगर शहरों में मैं बात करूँ तो ग्रीन बिल्डिंग जैसे कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है, मतलब मुझे हैरानी होती है, मुझे आश्चर्य होता है देखकर कि जब हम ग्रीन बिल्डिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जब वो डिज़ाइन किया जाता है उसको, तो अब वहाँ पर ऐसे डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं कि हवा कैसे पास हो जाएगी झरोखे से, किस तरीके से वो कूल डाउन रह सके ताकि हमें एसी की ज़रूरत ना पड़े। और इसके जब आप हिस्ट्री में जाते हैं तो आपके पास आमेर का फोर्ट, आपके पास हवा महल जैसी चीजें हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, जहां पर आप जाकर देखेंगे कि कई 100 साल पहले उन सब चीजों को डिस्कवर कर लिया गया था और उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। दैट मीन्स कि वो शायद वक्त से बहुत पहले थे, या फिर हम शायद गलत दिशा में आ गए, अब हम शायद वापस से उसी एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। सो मैम, मैं फरीदाबाद शहर की आपसे बात करना चाहूँ, तो आप यहाँ पर फरीदाबाद को कैसे देखते हैं? अर्बन फॉरेस्ट्री में कहाँ पर हम लोग स्टैंड करते हैं, लोगों का क्या ओपिनियन है, एंड आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? फरीदाबाद, देखिए, आप
सभी जानते हैं कि अरावली रेंज फरीदाबाद को क्रॉस करती है, बिल्कुल। एंड वी आर ऑलरेडी लिविंग इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ अरावली रेंज, एंड फरीदाबाद हैड लेक कॉल्ड बड़खल लेक. यस मैम. अनफॉर्चुनेटली ये लेक 2006 में सूख गई, एंड जब ये सूखी उसके बाद मुहिम कई लोगों ने करी, बहुत सारे NGOs, environmentalists and nature sensitive people, they all wanted that this lake should be revived. Here at Manav Rachna also we constituted a special group and undertook a scientific study to answer the questions whether the lake can be revived, and if it can be revived then how. After the scientific study, a report was created and it was submitted to Honorable CM Sir. And I must salute him that today if you visit Badkhal, all efforts are there to revive it. So in few days time or few months time, we will again see water in Badkhal Lake. So why I'm mentioning Badkhal Lake is that an entity like lake is very important in an ecosystem. NCR का जो पूरा क्षेत्र है, जब ये लेक थी सब लोग यहाँ आते थे सैटरडे संडे वीकेंड्स में टू डू पिकनिक्स, टू प्ले अराउंड इन द लश ग्रीन lawns of Badkhal Lake and also do boating in the lake. See, these are all points of de-stressing. So again it gives you not only health benefit but also it gives you mental benefit. So such lakes, if there are, they need to be preserved and they need to be kept clean. Preservation एक मुद्दा है और उनको साफ रखना एक दूसरा मुद्दा है. दोनों ही ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में है. सो इफ यू डोंट डिस्ट्रॉय देयर वाटरशेड एरिया by construction or by mining, then the lake will always get perennial water. And if you don't throw garbage around, the lake will always remain clean. So that is there, and apart from that, the lake also helps to recharge your groundwater. फरीदाबाद जो शहर है उसका सारा पीने का पानी ग्राउंड वाटर से आता है, चाहे वो रेनी वेल्स हैं चाहे वो ट्यूब वेल्स हैं. सो पानी आज इतना निकाल दिया गया है कि फरीदाबाद स्ट्रेस्ड एरिया में आ गया. सो व्हेन इट कम्स टू अर्बन फॉरेस्ट्री विच आर एक्चुअली कैप्चरिंग वाटर एंड पुटिंग इट डाउन इन द सॉइल, तो हम उस डायरेक्शन में चल रहे हैं जहाँ पर हम अर्बन फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं और हम सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं. सो अब मैं आपसे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करना चाहूँगा मैम. कुछ जानना चाहूँगा मैं आपसे अर्बन फॉरेस्ट्री के क्या क्या पॉसिबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि एनर्जी सेविंग हो गया या प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज़ हैं उनकी बढ़ोतरी हो गई या इंक्रीज प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हो गई या रिड्यूस्ड स्टॉर्म वाटर हो गया. तो इस तरह की चीज़ों में कितना बड़ा रोल प्ले करता है अर्बन फॉरेस्ट्री जैसे कॉन्सेप्ट? सी, जो फॉरेस्ट कवर क्रिएट होता है वो माइक्रो क्लाइमेट जिसे हम कहते हैं या लोकल क्लाइमेट कहते हैं, उसको पूरी तरह से प्रभावित करता है. क्लीन एयर ऑब्वियसली यू आर गेटिंग, सो इफ यू आर ब्रीदिंग क्लीन एयर यू विल रिमेन हेल्दी, यू विल रिमेन डिजीज फ्री, एंड व्हेन यू डू दैट lots of economic benefit at individual level takes place. Now, apart from the forest cover which does that, as we were talking about carbon, see, whether it's lakes or there are trees, they are the sinks. We call them carbon sinks. So more they are, the better it is. Because, it is a situation that when you start living in a negative environment and you choose to live in such a environment, you slowly start accepting it. And the second stage is that you start justifying it. And the third stage is you begin to acquire it. So in the last stage, the negative system is created within that area and which you actually start defending. So we need to protect ourselves from getting into such negative environment. Yes, ma'am. So अगर यहाँ पर बात करें हम इकोनॉमिक का और कुछ बेनिफिट्स जानना चाहें, तो अगर हम एनर्जी सेविंग की बात करते हैं
तो आप उस कॉन्ट्रास्ट को देख सकते हैं अगर आप फरीदाबाद रहते हैं और आप कभी हिमाचल प्रदेश जाएं किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर घने जंगल हो, बहुत सारी ग्रीनरी हो, बहुत सारा वहाँ पर फॉरेस्ट हो, तो आप वो कॉन्ट्रास्ट खुद से देख पाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी आपको वहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। लाइक एयर फिल्टर्स हो गए, लाइक आपके एसी हो गए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बचा सकते हैं। तो अगर आप इसको बड़े पैमाने पर देखते हैं, सोच कर देखिए कि हर एक शहर में, जितने भी आज इंडिया में आप शहर देखते हैं, पूरी दुनिया में आप शहर देखते हैं, हर एक शहर में इतनी ग्रीनरी हम प्लांट कर दें कि जो सफिशिएंट हो उस कार्बन की एमिशन को कैप्चर करने के लिए, जो भी कार्बन वहाँ पे एमिट हो रहा है बाकी सभी गैजेट से या गाड़ियों से, व्हीकल से, सोचिए कितने बड़े पैमाने पर वो एयर फिल्टर हो जाएगी वहाँ पे। देन उसके बाद कितनी आप तक ठंडी हवा पहुँचेगी, कितनी आप तक छाया पहुँचेगी, और कितना आप एयर कंडीशनर को यूज़ करेंगे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी वेलबींग का कितना ध्यान वहां पर रख लिया जाएगा बिना कुछ किए, क्योंकि जस्ट आपने वहां पर नेचर को प्लांट कर दिया। तो एक तो ये चीज हो गई जहां पर आप एनर्जी सेव कर पाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी वैल्यूज की बात करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ऐसा होगा, आप वहां पर प्रॉपर्टी बहुत महंगी खरीदने वाले हैं जहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होंगे, जहां पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी होगी, और ऐसा हो भी रहा है बहुत सारे देशों में, इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी हो रहा है। अगर आप इंदौर जैसे शहरों में जाते हैं तो वहां पर जाकर आप पाते हैं कि किस तरीके से मतलब एक शहर को डिजाइन किया जाता है, एंड हर एक इंसान की क्या जिम्मेदारी होती है। देखिए, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक नीति या पॉलिसी उस चीज को उतने बड़े पैमाने पर नहीं बदल सकती है। ये मेरी, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप पुणे जाकर देखें, आप इंदौर जाकर देखें, जहां पर हर एक इंसान के कंधे पर वो एक जिम्मेदारी चलती है कि मुझे अपने शहर को साफ रखना है और यहाँ पर जो ग्रीनरी है उसको मुझे प्रिजर्व करना है। इसलिए इस तरह के शहरों में आपको बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा कि लोग डिप्रेस्ड हैं, या उस तरह के जो मेंटल हेल्थ हमारे इश्यूज होते हैं, बाकी और जो चीजें होती हैं वो काफी कम हो जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं एग्जिस्ट करती, डेफिनेटली करती हैं, बट उनकी जो तादाद है वो बहुत कम हो जाती है, बिकॉज हम सब लोग नेचर से निकले हैं, और जितना हम नेचर के आसपास होंगे उतना हम अच्छा फील करेंगे, उतने हम पूरे होंगे। तो खुद को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम अर्बन फॉरेस्ट्री जैसे चीजों को बढ़ावा दें। सो मैम, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन रहेगा, कुछ ऐसी की हाइलाइट्स अगर आप बता पाएं जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के हों जहां पर अर्बन फॉरेस्ट्री को एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके टू गेट सस्टेनेबल आउटकम्स। टेक्नोलॉजीज तो बहुत हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर इज वन गुड टेक्नोलॉजी with which we can raise plantlets when we require them for mass plantation. Afforestry is the only solution, that we plant more and more trees, but accordingly we should also understand that हमें पेड़ नहीं काटने हैं। जी। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, हम लोग गर्मी और सर्दी दो सीजन से गुजरते हैं, और सर्दियों में मैंने देखा है कि आपका जो बड़ा वृक्ष है आपके घर के आसपास है या लोकेलिटीज़ में है, उसकी ब्रांचेस को बिना सोचे समझे चॉप ऑफ कर दिया जाता है। एक दूसरी एक्सरसाइज भी मैंने देखी है कि जब आप अपने पेड़ को लगाए हुए पेड़ को अपने आंगन में उसको प्रॉपरली प्रूनिंग नहीं करते हैं, and it gets into the major electricity lines in the urban areas, so they are also chopped off just like that without any thought process. So that is important, that cutting of trees is also taken care of. Of course we need to do afforestation. एफॉरेस्टेशन का एक कम्युनिटी लेवल पार्टिसिपेशन बहुत ही लाजमी है। वी डोंट हैव टू वेट फॉर एनी एनवायरनमेंट डे और एनी फॉरेस्ट्री डे। हमने एक एक्टिविटी की थी यहाँ पे कि जितने भी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उस पूजा अर्चना पूरी होती है या हमारे प्रेयर्स पूरे होते हैं, तो जब लोग जाने लगे तो वो प्रसाद के रूप में एक पौधा ले जाएं। नाउ दैट इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड अ कनेक्ट, बिकॉज व्हेन यू टेक प्रसाद इन योर हैंड्स यू नेवर डिस्कार्ड इट, you never leave it just like that, you always take care of it, you consume it or you distribute in your family members. तो अगर एक ऐसा पौधा, छोटा सा पौधा अगर प्रसाद के रूप में दिया जाए तो उसके साथ आपकी एक रिलीजियस फीलिंग्स जुड़ जाती हैं, तो आप उसको लाके प्लांट भी करेंगे और उसका ध्यान भी रखेंगे।
So that such kind of innovative ideas and innovative practices should be inbuilt into community behavior, that we can reach to a level when we can say कि yes, अगर एक इंसान है तो उसके साथ एक उसकी शैडो जो है वो एक पेड़ है या एक बुश है या एक छोटा प्लांट है. यस मैम, डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप उस चीज़ को आपके अगर इमोशन से कनेक्ट कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी. फिर आप चाहे तो भी खुद को डिटैच नहीं कर पाएंगे उस एक चीज़ से, और आप बाय डिफॉल्ट उस एक चीज़ को बढ़ावा दे रहे होंगे. सो इस तरह की इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब हमें ज़रूरत है और ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ की, ताकि लोग उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकें, अपने खुद के एक छोटे से जोन से बाहर निकल सके और समझ पाए कि ये मदर नेचर जो है हम सब इससे कनेक्टेड है, तो हम सब एक हैं और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है अगर हम खुद को यहाँ पर ज़्यादा दिन तक खुश रखना चाहते हैं. सो अब मैं आपसे मैम कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क्स या रेगुलेशंस के बारे में बात करना चाहूँगा जो सपोर्ट करते हैं एंड एनकरेज करते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री जैसे इनिशिएटिव्स को, चाहे आप लोकल लेवल पे बात करें या फिर आप नेशनल लेवल पे बात करें. When it comes to regulations, obviously we have a forest act which governs and takes care that no trees are cut, and the forestry department takes care of it. लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, not in Faridabad but outside Faridabad, कि for developmental activities, suppose a road is being constructed, and in between that there is a huge tree, and now there's a problem that what to do about this tree. So earlier it was just cut down and chopped with the permission of the forest department and taken away. But now there are efforts to replant or relocate the tree, and it is not chopped off. So that is a very good development. And for such kind of things, the laws and the regulations are being changed slowly, and consciousness is coming in through. But the greatest contribution is coming from NGT, which is helping people to be environment conscious. अगर मैम हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटीज में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं अर्बन फॉरेस्ट? स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में अगर मैं फरीदाबाद की बात करूँ तो फरीदाबाद को अपना स्मार्ट सिटी का जो स्टेटस था वो तो मिला ही बड़खल लेक की वजह से था, और बड़खल लेक इज़ वन ऑफ द प्राइम रिवाइवल ऑफ बड़खल लेक इज़ अ प्राइम एजेंडा इन स्मार्ट सिटीज़. बट स्मार्ट वर्ड जो है उसकी इंटरप्रिटेशन हमेशा टेक्नोलॉजी के पैरेलल ली जाती है, और ये माना जाता है कि सब कुछ ऑटोमेटेड होगा. Now when it comes to automated, it's okay, transportation can come in that bracket, other facilities for livelihood, facilities for being more into technology and more into other things is perfectly fine. But environment is something which has to be done by people itself. It cannot be automated. A plant will not grow of its own and do it if we as a human beings are always there to uproot it. So it is a behavioral issue, and smart in the sense that when you have clean air and clean water to breathe in, I will call that city a smart city, and not the one where there is almost no greenery to be seen and all the land is laden with solid waste. So solid waste is becoming a bigger issue in urban areas. Use and throw जो habit develop हुआ है उसकी वजह से we are seeing mountains of solid waste, and it is scattered here and there, and I always feel, why are we so helpless in managing our solid waste? It was we were living before also, so we never saw such a kind of mismanagement of waste and littering of our lanes and by lanes with this waste. So we need to take some concrete efforts and quick efforts to manage our waste. हम लोग जब अपने देश से बाहर जाते हैं तो हम सब लोग एक ही ऑब्जर्वेशन सबसे पहले करते हैं, that the city is clean, there is no polythene, there is no waste littering in the lanes. So why can't we Indians do it? ये डेफिनेटली मैम.
सो अब मैं आपसे अगर जानना चाहूँ अर्बन एरियाज में सोशल इक्विटी एंड कम्युनिटी वेलबींग के बारे में, तो अर्बन फॉरेस्ट्री कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वहाँ पर देती है, मतलब कितना बड़ा उनका रोल होता है वहाँ पे when we talk about citizens well-being, community well-being and social equity? See, social equity is something which has many translations. When you are healthy, you are living well, I think it speaks everything. You get almost everything what you desire. A healthy mind resides in a healthy body is what we all know. Now, urban forestry is as I said, it's a behavior, it's a culture which we need to bring into our urban cities. जब मानसून के सीजन में जोर से बारिश आती है ना, तब सब लोग कोई ना कोई छायादार पेड़ देखते हैं, ढूंढते हैं कि यहाँ हम इस बारिश की बूंदों से अपने आप को फिलहाल रोक लें. It is better to stand under the shade of the tree rather than standing under the bridge, and we don't have so many bridge to take care of this. But yes, if we have more of trees, obviously we can take care of such small things. But yes, we need to understand that a bridge will never sequester your storm water, but a tree will do that. So there is society is, I call it, it is a web, right? And when we talk of this web, everything which is participating or every thread which is contributing to this web is important. And we need to understand that our environment is our priority, clean water is our priority, clean soil, which most of us are not speaking as a moment. Soil health is also becoming equally important. And yes, no waste at all. We can take care of waste at our household level. So यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. और उसमें जब भी आप बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं कुछ स्मार्ट डिजाइन, सस्टेनेबल डिजाइन होने चाहिए हमारे पास, और उसमें बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है अर्बन फॉरेस्ट्री का. सो मैम, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली अर्बन फॉरेस्ट्री के बारे में, उसके की बेनिफिट्स जान लिए. अब मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में जानना चाहूँगा जो अर्बन फॉरेस्ट को हेल्दी बनाने में और एक हेल्दी तरीके से ग्रो कराने में हेल्प कर सकती हैं, like in maintenance and management of urban forests. अर्बन फॉरेस्ट मेंटेन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट इट इज़ अ हैंडशेक बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कम्युनिटीज़. सो इफ द कम्युनिटीज़ ओन देयर एरियाज, द हेल्थ ऑफ द forest, what we call as plantations and the pockets where we have mini forest can obviously be taken care of. ओके, सो अगर हम बात करते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री की, किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं अर्बन हीट को रिड्यूस करने में, एंड जो हम बात करते हैं सिटीज को ज़्यादा हम कूलर बना सकें सो दैट कि एयर कंडीशनर और जो एडवांस टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे अगर हमारे शहर थोड़े ठंडे होंगे. तो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्या कुछ इनका कंट्रीब्यूशन होता है अर्बन फॉरेस्ट्री का? Definitely, urban forestry contributes towards lowering the heat emission. As it was being talked about, air conditions are the biggest problem. And then, you know, हम अपनी जो emission gases हैं, उनको भी तो हमें lower down करना है. अब climate change के बारे में सब लोग बात भी करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, साइंटिफिक डिस्कशंस भी होती हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज आया कैसे ये सब जानते हैं. अब क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कैसे करना है इसके ऊपर सब रिसर्च भी कर रहे हैं और पॉलिसीज भी बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है. सो एट अ ग्लोबल लेवल और एट अ नेशनल लेवल it is climate change is certainly becoming a priority because it affects our food basket, it affects our agricultural practices, and it also is related to our industrial development. So it is again, it's a vicious circle which we all need to understand and act accordingly. Okay.
अगर मैं अर्बन फॉरेस्ट्री की बात करता हूँ तो मैम एजुकेशनल एंड अवेयरनेस बिल्डिंग एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं यूथ को एंगेज करने के लिए, बिकॉज दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है हमारी, हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है हमारा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन की तादाद है वो है यंगस्टर्स की, यूथ की। दैट मीन्स कि हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है। अब ज़रूरत है तो उस एक एनर्जी को सही दिशा में लेकर जाने की, डायरेक्शन प्रोवाइड करने की, और अगर हम उस एनर्जी को इस डायरेक्शन में लेकर आते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री के डायरेक्शन में, तो आपके हिसाब से एजुकेशनल लेवल पे और अवेयरनेस लेवल पे क्या क्या एस्पेक्ट्स हमें बदलने चाहिए या कवर करने चाहिए? Educational institutions can play a very vital and important role as far as environment conservation is concerned. आपने बिल्कुल सही कहा कि youth is the biggest energy source and youth is the future of tomorrow of any given country. Now, if a youth is properly taught about the importance of environment, I think we have done our moral duty as well as basic duty. Schools में जिस तरह से ये environment days celebrate किए जाते हैं, they contribute a lot. And I have seen small kids planting trees in the soil. They understand what is a sapling, they understand what is soil. They also understand how to water and protect it. So, as I already mentioned, कि पहला लेसन तो माँ खुद पढ़ा देती है बच्चे को, दूसरा लेसन उसको स्कूल में आना ही चाहिए, जिस तरह की हम एक्टिविटीज़ करते हैं। सी एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्लासरूम की 4 दीवारों में नहीं पढ़ाया जा सकता। सो टेकिंग देम आउट इन द गार्डन, टेलिंग देम, मेकिंग देम डू स्मॉल एक्टिविटीज़ इज़ द ओनली वे टू मेक देम कॉन्शियस अबाउट एनवायरनमेंट। School से बाद when you come into higher education, we have courses which we teach them environment and its related issues. Now that is an age group where the youth of the country can go for innovative technologies or innovative solutions to the issues which we are facing today. So by doing, by learning and by creating such solutions, we call them an good and environment citizen. मैम अब आप कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करना चाहें, आप कहना चाहें जो मैं आपसे ना पूछ पाया हूँ और आप चाहती हो कि लोगों तक डिलीवर हो, सो प्लीज जस्ट फील फ्री, क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं और हम सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करना चाहते हैं। Yeah, in the last, I would only like to emphasize that never keep a permanent impression about people. So people change with time and so do the situations, and you never know when the change will happen. So we should keep trying, keep putting our efforts and keep bringing in awareness so that one day the change does come. डेफिनेटली इट विल कम। और यहाँ पर अगर हम अर्बन फॉरेस्ट्री की अगर बात करें तो इसका पूरी बातचीत का क्रक्स हम निकालें, जितना हमने आज सरिता मैम से बात करी है और जितना कुछ हम समझ पाए हैं, उसमें ये है कि बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री जैसे प्रोजेक्ट्स हमारे शहरों में, अगर आप एक सस्टेनेबिलिटी फैक्टर से उसको देखते हैं तो। एंड नॉट जस्ट कि आपके शहर सस्टेनेबल है, वहाँ पर आप एनर्जी सेविंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की वैल्यूज बढ़ रही हैं, बट इसके अलावा आपकी खुद की हेल्थ, आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ, आपकी ओवरऑल वेलबींग, उन तमाम चीजों के ऊपर इन सब प्रोजेक्ट्स का फर्क पड़ता है। और अगर यंगस्टर्स उन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अगर वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अर्बन फॉरेस्ट्री जैसे प्रोजेक्ट्स में, तो मेरे हिसाब से वो चीज और खराब होती चली जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो हमारी है वो है यूथ की, वो है यंगस्टर्स की। तो उस एक एनर्जी को सही दिशा में लेकर जाने की जरूरत है और उसमें हमें ये स्किल्स प्रोवाइड करने की जरूरत है। और डेफिनेटली एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब एक बच्चा छोटा होता है, जब उसके दिमाग में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होती है, उसके पहले उसका दिमाग एक ही तरीके से काम करता है और वो है एब्जॉर्प्शन। वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है। अब उस टाइम पर जो उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, बहुत रेयर चांसेस हैं कि आगे जाकर वो उसको ब्रेक कर पाए, भले ही कितनी वो लॉजिकल थिंकिंग उसके ऊपर डेवलप कर ले, क्योंकि ये उसके दिमाग ने एब्जॉर्ब किया है। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि बच्चे वो करते हैं जो देखते हैं, ना कि वो जो वो सुनते हैं, क्योंकि बच्चों के पास अभी वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं है कि वो अपने इफ एंड बट लगाकर वो फिल्टराइजेशन करके उन सब चीज़ों को एक सही दिशा में लेकर जा सके कि ओके सही डिसीजन ही होगा। तो ऐसे में आपके घर में बच्चे होंगे तो उनके सामने आपको वो सब प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है जो उनके अंदर होनी चाहिए।
लाइक अगर आप कुछ यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या वेस्टर्न कल्चर की बात करें, तो वहां पर आप सड़क पर कूड़ा नहीं फेंक सकते, वहां पर आप ऐसे ही पेड़ नहीं काट सकते, वहां पर आप एक प्लांट को नहीं उखाड़ सकते। तो बिल्कुल वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, फिर बहुत सारी खुशहाली देखने को मिलती है, आपको वेलबींग देखने को मिलता है। वहाँ पे लोग ज़्यादा पीसफुल होते हैं। और नॉट जस्ट आउटसाइड आवर कंट्री, अगर आप इंडिया में भी देखते हैं तो इंदौर जैसे शहर है हमारे पास, आप जाकर देखिए वहाँ पे के लोग कितने खुश रहते हैं, क्योंकि उनके पास एक यूनिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक संडे को उनके पास होता है कि ठीक है यार, हमारा जो सोसाइटी का पार्क है हम उसकी देख रेख करेंगे। तो उनके पास ऐसे टास्क होते हैं जो उनको एक समूह में लेकर जाते हैं और एज अ सोसाइटी उन्हें वहां पर इकट्ठा करते हैं। तो इस एक फैक्टर से भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं अर्बन फॉरेस्ट। सो हर एक सिचुएशन में इट्स अ विन विन सिचुएशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कार्बन एमिशन, इसके ऊपर बहुत अच्छे से मैं बात कर चुका हूं अपने प्रीवियस एपिसोड्स में, लेकिन अगर मैं फिर से एक बार हाईलाइट करना चाहूं तो याद रखिएगा, हमारे पास अभी तक एज सच कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कार्बन को कैप्चर कर सके। तो ऐसे में आपके पास ट्रीज ही इकलौता ऑप्शन है, इकलौता माध्यम है जिससे आप उसको कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पर आए, हमारे साथ अपने जो प्रेशियस थॉट्स हैं वो शेयर किए और अपना प्रेशियस टाइम हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। Thank you for giving me this opportunity. And my last word is that accept this green color closest to your heart so that this greenery remains all through our life. थैंक यू सो मच मैम। सो यूएन के हम यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स को टारगेट कर रहे हैं और उनके इर्द गिर्द हम काम कर रहे हैं। अभी हमने जो बात करी वो करी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की, किस तरीके से हम शहरों को और सस्टेनेबल बना सकते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री पर्टिकुलर उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि देखिए हमारा सफर अभी बहुत लंबा है, 150 घंटों का नॉन स्टॉप लॉन्गेस्ट लाइव शो हम कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।